नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और पिछली 4 क्लासें अपनी जो है हो चुकी है, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने बात की थी खनिजों के बारे में। खनिज के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में, प्राथमिक खनिज क्या होते हैं, द्वितीय खनिज क्या होते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसको लेकर डिस्कस किया था। आज जो अपन बात करने वाले बात करेंगे चट्टानों के अपक्षय के बारे में, यानी जो चट्टानें जो है वो कैसे टूटती है उसको लेकर डिस्कस करेंगे कि जो चट्टानें जो है टूटती है तो उसके कौन कौन से कारक जो है मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाते हैं और उसको लेकर किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो चट्टानों का जो अपक्षय है क्या होता है ना। अगर आपसे पूछे चट्टानों के अपक्षय के बारे में भी, चट्टानों का अपक्षय क्या होता है, तो मोटे मोटे तौर पर आप क्या परिभाषा बताओगे चट्टानों का जो अपक्षय है ना। चट्टानों का अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या होता है? टूटना। तो अपन कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें टूटकर या यूं कह सकते हैं अपक्षयित होकर, वियोजित होकर जो मृदा के जो पैतृक पदार्थ है उसका निर्माण करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? चट्टानों का अपक्षय कहते हैं, है ना। तो अपन लिख सकते हैं वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण करती है, इसे चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें क्या होगी? टूटेगी और टूटने से मृदा के पैतृक पदार्थों का क्या होगा? निर्माण होगा। पैतृक पदार्थ का मतलब होता है जिससे मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है ना। जिससे मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मृदा के पैतृक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो अब ये देखिए चट्टानों का जो अपक्षय जो होता है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार जो मुख्य रूप से आपके कोर्स में दे रखे हैं। कौन कौन से? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के बारे में। तो अलग अलग प्रकार जो अपन देखेंगे, जो 3 कारक जो है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं जिससे चट्टानों का क्या होता है? अपक्षय होता है। चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भौतिक अपक्षय, दूसरा है आपका रासायनिक अपक्षय, और तीसरा हो जाएगा आपका जैविक अपक्षय। कौन सा हो जाएगा? जैविक अपक्षय। देखिए भौतिक अपक्षय किसे कहेंगे कि जब चट्टानें जो है भौतिक बल के द्वारा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, या यूं कह सकते हैं टूट जाती है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। और भौतिक अपक्षय जो होता है इसकी सबसे खास विशेषता क्या होती है? भौतिक अपक्षय की सबसे खास विशेषता ये होती है कि इससे नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। यानी जो बड़ी चट्टान है वो छोटे पदार्थों में या छोटे भागों में या छोटे कणों में टूट जाती है, लेकिन उसमें जो नया जो कण जो बनता है, या यूं कह सकते छोटा कण जो होता है, उसके गुण वही होते हैं जो बड़ी चट्टान के थे, है ना। अब ये किस किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से कारक जो इसको प्रभावित करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो इसके अंदर जो कारक आता है वो आता है तापमान। देखो तापमान से चट्टानें कैसे टूटती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। दिन में क्या होता है? तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे चट्टानें क्या हो जाती? गर्म हो जाती। गर्म होने से चट्टानों की जो ऊपरी सतह है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैलने का मतलब ये नहीं कि मान लो कि 2-3 फीट फैल गई, थोड़ी सी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि चट्टान फैली है। ठीक है। दिन में तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान की वजह से चट्टानें जो है गर्म होकर थोड़ी सी क्या हो जाती है? फैल जाती है। रात्रि में तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रात्रि में तापमान कम होने की वजह से क्या होता है? चट्टानें फिर से क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। इस प्रकार दिन में उच्च ताप,
रात में कम ताप, जिसकी वजह से चट्टानें बार बार फैलती है, सिकुड़ती, फैलती है, सिकुड़ती, इसकी वजह से चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर होकर चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो पहला जो यहाँ पर भौतिक अपक्षय में जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है, तापमान है। तापमान की वजह से जब तापमान ज्यादा होगा तो चट्टानें फैलेगी, कम होगा तो चट्टानें क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है, और टूट जाती है। दूसरा जो इसके अंदर जो कारक आ जाता है आपके प्रभावित करने वाले कारकों में, दूसरा है जल, ठीक है। देखिए, जब बरसात होती है तो बरसात का जब जल बहता है तो अपने साथ बहता हुआ पानी, है ना, बहते हुए पानी की शक्ति तो आप जानते ही हो, लेकिन जब वो बहता हुआ पानी अपने साथ कंकड़, छोटे छोटे पत्थर बहाकर लेकर आता है, और ये कंकड़ पत्थर किससे टकराते हैं, चट्टानों से टकराते हैं, तो इससे चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है, चट्टानें अपक्षयित हो जाती है, ठीक है। तीसरा आता है बर्फ। तीसरा कौन सा आ जाता है आपका, बर्फ। देखिए, जैसे मान लो कि ये कोई चट्टान है, ये जैसे मान लो कोई चट्टान है, और इस चट्टान में ये एक थोड़ी सी दरार पड़ी हुई है, इस तरह से हल्की सी एक दरार है इस चट्टान के बीच में, ठीक है। बरसात होती है तो बरसात का पानी जो है यहाँ पर जाता है, इस दरार में पड़ जाता है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं फंस जाता है। जब तापमान बहुत कम हो जाता है, या यूं कह सकते हैं वर्षा ऋतु आ जाती है, तो वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है, ठीक है, इन दरारों में भरा हुआ पानी जो होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है। और आप जानते हो कि जो बर्फ जो होता है, बर्फ का आयतन जो है, बर्फ का आयतन जल की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, फैलेगा, फैलेगा तो इन चट्टानों में भी क्या उत्पन्न हो जाएंगे, चटकन उत्पन्न हो जाएंगे, चट्टानों में क्या उत्पन्न हो जाएगी, दरारें उत्पन्न हो जाएगी, और ये चट्टान क्या हो जाएगी, और छोटे भागों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये हो गया आपका बर्फ जो है किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है, ठीक है। फिर आता है हिमजल, या जिसे अपन ग्लेशियर कहते हैं, हिमजल या ग्लेशियर। तो देखो, ग्लेशियर क्या होता है या हिमजल क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीधा सा है, इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं, ग्लेशियर या हिमजल। चौथा जो कारक आता है वो आता है हिमजल। नाम से पता चल रहा है, जब जल के साथ बर्फ के टुकड़े बहेंगे, जब जल के साथ बर्फ के टुकड़े बहेंगे, तो टुकड़े का मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे पीस आ रहे, बड़े बड़े चट्टान जैसे बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, जब वो बर्फ के साथ बहते हैं तो क्या होता है कि जब वो बड़ा इतना बर्फ का टुकड़ा जब किसी चट्टान से टकराएगा, तो आप सोच सकते हो चट्टान की क्या हालत कर देगा, है ना, चूर चूर कर देगा, करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी जब हिमजल जब बहता है, जब उसके साथ बर्फ के टुकड़े बहते, तो जब ये बर्फ के टुकड़े जो है किसी चट्टान से जाकर टकराते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें चटकन उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न कर देते हैं, चटकन उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला कारक, आता है आपका पांचवा जो आता है वो आता है हवा। क्या आता है, हवा। जब तेज हवाएं चलती है, आंधी चलती है ना, जैसे हमारे जो बात करें कल आसिंद के अंदर बहुत तेज आंधी आई थी, आंधी भी आई थी, आंधी के साथ बरसात भी आई थी। साला समझ में नहीं आ रहा कि मौसम चल कौन सा रहा है ना, सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी हो रही है, वर्षा ऋतु आई नहीं है, बरसात भी हो रही है, गर्मी में सर्दी लग रही है, समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ नापाचूक हो रहा है, सीधी भाषा में कह सकते हैं, है ना। तो चलो वो अलग बात है। जब तेज हवाएं चलती है, तो तेज हवाएं जो है अपने साथ धूल मिट्टी के कंकड़ बालू रेत लेकर आती है, और ये चट्टान की जो ऊपरी सतह होती है उससे क्या करती है, टकराती है, जिसकी वजह से चट्टान क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब आप कहोगे सर हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि आंधी की वजह से चट्टान टूटती है। अरे बोलो, एक दिन थोड़ी टूटती है, कई साल लगते हैं इस प्रक्रिया में, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है सारा काम। ऐसे थोड़ी क्या मान लो कि चट्टान झटके से टूट गई, अगले दिन देखा कि मतलब वहां छोटे छोटे टुकड़े हो गए चट्टान के, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगला आता है आकाशीय बिजली का कड़कना। कौन सा, आकाशीय बिजली का कड़कना। जब आकाश में बिजली कड़कती है बरसात के समय, आकाशीय बिजली का कड़कना। जब आसमान में तेज बिजली कड़कती है ना, तो उस तेज बिजली के कड़कने से भी क्या होती है, चट्टानें जो होती है उन चट्टानों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। आसमान में जब तेज बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने से चट्टानों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके मुख्य रूप से कौन से कारक हो गए, भौतिक कारक हो गए। कौन से कारक हो गए, भौतिक कारक, ठीक है। सीधा सीधा सा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है,
बहुत ही इजी है। तापमान कैसे प्रभावित करेगा? दिन में तापमान अधिक होता है, रात में कम होता है। तापमान जब ज्यादा होता है तो चट्टानें फैल जाती है, कम होने पर चट्टानें सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जल जब पानी बहता है तो अपने साथ कंकड़ वगैरह छोटे पत्थर बहा कर लाता है, और जब ये पानी चट्टानों से टकराता है तो ये कंकड़ वगैरह जो चट्टान पर लगातार मार करते हैं, जिसकी वजह से चट्टानें कमजोर हो जाती है। बर्फ के बारे में बात करते हैं। जो चट्टानों की जो दरारें होती है, उन दरारों में जब पानी भर जाता है तो पानी भरने के बाद सर्दी के समय ये पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, जिसके कारण इसका जो आयतन है लगभग 9 गुना बढ़ जाता है। 9 गुना आयतन जब बढ़ जाएगा यानी ये फैल जाएगा तो चट्टान भी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। फिर बात करते हैं हिमजल। नाम से पता चल रहा है बर्फ के साथ या जल के साथ बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं पहाड़ी इलाकों से। इनके साथ में कुछ पत्थर भी होते हैं, बर्फ के टुकड़े और पत्थर। और जब ये किसी चट्टान से टकराते हैं तो उस चट्टान को क्या कर देते हैं? चूर चूर कर देते हैं। फिर हवा की बात करते हैं। जब तेज हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, तूफान आता है तो उसके साथ रेत कंकड़ होते हैं और ये चट्टान के ऊपरी सिरों को धीरे धीरे क्या कर देते हैं? घिस देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। बिजली कड़कने को आप जानते हो, जब बिजली तेज कड़कती है जो चट्टानों में क्या उत्पन्न हो जाती है? चटकन उत्पन्न हो जाती है, यानी दरारें उत्पन्न हो जाती है, जिससे चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका भौतिक अपक्षय। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। देखिए, रासायनिक अपक्षय के बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए, रासायनिक अपक्षय यानी जब किसी चट्टान में रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जब चट्टानों में परिवर्तन होगा तो उसे अपन बोलेंगे रासायनिक अपक्षय कहेंगे। जाहिर सी बात है, जब रासायनिक अपक्षय होगा इसका मतलब नया पदार्थ तो बनेगा बनेगा, क्योंकि उसके साथ किसी न किसी रासायनिक पदार्थ की क्रिया होगी। ऑक्सीकरण हो सकता है, अपचयन हो सकता है, जल योजन यानी जल का योग हो सकता है, जल बाहर निकल सकता है। ये सारी क्रियाएं जो है उसके अंदर हो सकती है। तो इसके लिए देखिए, मैं सीधे आपको ले चलता हूं ताकि उसके अंदर आपकी कोई दिक्कत जो है नहीं रहेगी। मैं आपके केमिस्ट्री के अंदर ही मैं आपको बता देता हूं, जहां सर आपकी जो बुक है ये रहा कृषि रसायन, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, यहां से आप देख सकते हो। ये चट्टानों का अपक्षय के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, भौतिक अपक्षय अपन ने देख लिया, यांत्रिक बलीय हिमजल भी अपन ने देख लिया। यहाँ अपन बात करते हैं किसके बारे में? रासायनिक अपक्षय के बारे में। ठीक है, एक चीज थोड़ी जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ध्यान में रखनी। देखिए, जो रासायनिक अपक्षय जो होता है ना, ठीक है, ये कहाँ अधिक होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये गति मरुप्रदेशीय क्षेत्र की से क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर ये लाइन जो थोड़ी ध्यान रखनी है आपको रासायनिक अपक्षय के बारे में भी, ये कहाँ कहाँ पर ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है रासायनिक अपक्षय। देखिए, जल की उपस्थिति अगर होगी तो जल की उपस्थिति में अपक्षय क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। जल की उपस्थिति में रासायनिक अपक्षय क्या होता है? तेज होता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जहां नमी होगी वहां पर रासायनिक अपक्षय अधिक होगा। जबकि जो उष्ण प्रदेश होते हैं वहां कौन सा अधिक होता है? उष्ण प्रदेशों में आपके भौतिक अपक्षय जो अधिक होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर भौतिक अपक्षय के अंदर, है ना, इसमें आपके दे नहीं रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि भौतिक अपक्षय जो है गर्म क्षेत्रों में अधिक होता है। अब रासायनिक अपक्षय में सबसे पहले आता है जल अपघटन, जल के द्वारा टूट जाना। जल अपघटन का मतलब जल के द्वारा टूट जाना। तो यहां पर आप देख सकते हो जल अपघटन में, ठीक है, ये रहा आपका आर्थोक्लेस और ये जल HOH लिख रखा है, यानी H2O हो गया। ये क्या हो गया? H2O। तो यहां पर तुम देख सकते हो ये जल जो है यहां से H+ रिलीज करेगा। जो जल जो है ना बच्चों, ये रिलीज करेगा H+। जब ये H+ रिलीज करेगा तो होगा क्या? देखिए, ये जो जल है ये क्या रिलीज करेगा? H+ और ये टूटेगा OH- में। ये जो H+ जो है ना, यहां तुम देख सकते हो ये पोटेशियम। तो इस H+ ने पोटेशियम को यहां से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो यहां से ये जो निकला K+ निकला तुम्हारा, ये K+ जुड़ जाएगा किसके साथ? OH के साथ। तो क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जल जो है इसके साथ जुड़ता है। उसी प्रकार से तुम देख सकते हो यहाँ पर भी ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो है ये बॉक्साइट कैसे बनता है। बॉक्साइट का सूत्र थोड़ा ध्यान रख लेना यार, ये पूछ सकता है बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, एल्यूमिनियम का खनिज होता है बॉक्साइट, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है बॉक्साइट के बारे में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जल अपघटन, जल के द्वारा टूटना। अगला आता है जल योजन। जल योजन का मतलब क्या होता है? जल के अणु का जुड़ना। जल योजन का मतलब जल के अणु का जुड़ना।
ठीक है, मेरी आंखें जो है आपको थोड़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही है, दिख रही होगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीन का हूं, समझ गए ना। आई एम इंडियन, वो भी प्योर राजस्थानी। ठीक है, तो जल योजन का मतलब जल के अणु का योग हो जाना। तो यहां पर तुम देख सकते हो जल जुड़ रहा है, यहां पर जुड़ गया ना। ये लाल हेमेटाइट से क्या हो गया, पीला लाइमोनाइट हो गया। ये कैल्शियम सल्फेट से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम। यहाँ इसमें कुछ विशेष है नहीं यार, है ना। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर तुम्हें बताता, ऐसा कुछ है नहीं जो सीधा सीधा मैं बता रहा हूं। यहां से तुम देख सकते हो ये इसके साथ जल जुड़ गया, बस जल को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर होता है क्या यहां से। फिर आता है विलयन। विलयन का मतलब खुद को गोल देना। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, जल में घुल जाएगा तो टूट जाएगा। जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है ना, तो उसका वियोजन हो जाता है, वो टूट जाता है आयनों के रूप में। जैसे सोडियम क्लोराइड को घोलेंगे तो टूट जाएगा Na+ और Cl- में। ऑक्सीकरण के बारे में तुम्हें पता ही है कि ऑक्सीजन का योग हो जाना। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाना। तो ये फेरस ऑक्साइड है, उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा ऑक्सीकरण के अलावा जो अगला जो आता है वो आता है अपचयन। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। ये तो बच्चों वाला खेल है, ऑक्सीकरण अपचयन तो सभी को पता ही होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर होता है क्या। यहाँ पर यहाँ तुम देख सकते हो ये अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसी अभिक्रिया को इन्होंने उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। इसी रिएक्शन को देख सकते हो तुम, है ना। ऑक्सीकरण वाले को ये रहे ना नीचे, ऑक्सीकरण वाले को उल्टा कर दिया। फिर आता है आपके कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण का मतलब क्या होता है कि CO2 का जुड़ना। कोई भी जो क्षार है उसके साथ CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण कहलाता है। CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण कहलाता है। सीधा सीधा सा यहाँ पर अपन देख सकते हैं CO2 का जुड़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जल है और ये जल की क्रिया किसके साथ हो रही है, CO2 के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, CO2 के साथ। तो क्या बना, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल जब क्रिया करेगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं या इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, अगला आता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के बारे में बात करते हैं तो सबसे अधिक मानव ही करता है ना। हम ही तो करते हैं, सड़कें बनानी हो, बांध बनाना हो, भवन बनाना हो या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, अपन क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ देते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। ठीक है, और प्रकृति को भरपूर भरसक नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें हम कभी कोई कमी नहीं रखते हैं, है ना। हम अपना कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं कि पृथ्वी को जितना हो सकते हैं उतना अपन नुकसान पहुंचाए, है ना। क्योंकि इस दुनिया पे सबसे खुकार जानवर है तो वो मनुष्य ही है, उससे खुकार कोई जानवर दुनिया में नहीं है। तो सबसे अधिक अगर चट्टानों का अपक्षय भी अगर कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, मनुष्य ही कर रहा है। ठीक है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य द्वारा रेल, सड़कें, बांध, नदी आदि के निर्णय चट्टानों को चूर्ण चूर्ण कर देता है। इसी प्रकार से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। चिड़िया हो गई, कीड़े मकोड़े जो है वो जो छोटी छोटी कमजोर चट्टानें होती है उनमें क्या बना देते हैं, बिल बना देते हैं, जिससे और चट्टानें ज्यादा क्या हो जाती है, कमजोर देने अंदर से खोखली हो जाती है, खाली हो जाती है अंदर से, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो चट्टानें टूट जाती है। फिर बात करते हैं पौधे जो है, पौधे चट्टानों का अपक्षय कैसे करते हैं, चट्टानों को कैसे तोड़ते हैं। देखिए, जब चट्टान के अंदर कोई छोटी दरार होती है तो उस दरार के अंदर जो पौधा जो है उसकी जड़ प्रवेश कर जाती है और अंदर जाकर फिर वो जड़ क्या होती है, धीरे धीरे मोटी होती है, फूलती है। ठीक है, जिससे चट्टान क्या हो जाती है, चटक जाती है, दरार पड़ जाती है। इसके अलावा जो चट्टानें जो होती है क्या करती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और वो अम्ल भी जो है, कार्बनिक अम्ल जो है बच्चों चट्टानों को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी बात जो है निकल के आ जाती है कि बहुत इजी है। फिर आता है आपके इधर सूक्ष्म जीव के द्वारा, है ना, बैक्टीरिया हो गया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये आदि चट्टानों के जो इसमें जो चट्टानों में जो पोषक तत्व होते हैं चट्टानों के अंदर, उनको ये बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, भोजन के रूप में खा जाते, चाट जाते, चट कर जाते हैं, जिसकी वजह से चट्टानों के अंदर पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है, उनकी संरचना बिगड़ जाती है। अगर मान लो कोई बीच में से खाने की चीज है उसको निकाल लेते हैं तो वहां से भी चट्टान क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से चट्टान क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है।
इसके अलावा भी ये क्या करते हैं, अंदर जो भी अगर कोई मान लो कि कोई कार्बनिक पदार्थ है उसको खाकर क्या कर देंगे, सड़ा देंगे। सड़ने से क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, और वो अम्ल चट्टानों को क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है। ठीक है, फिर आता है अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी चट्टानें जो विघटित हो रही है, इन विघटित होती हुई चट्टानों को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ ध्यान रखना, जलवायु कारक की बात करते हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, देखो शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, मैंने बताया था आपको। जहां नमी होगी वहां रासायनिक अपक्षय अधिक होगा, ठीक है, और जहां सूखा होगा वहां भौतिक अपक्षय अधिक होगा। ठीक है, तो शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, जिसके कारण खनिजों का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है, तथा उनकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जो चूर्ण जो होती है छोटे आकार का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। खुद ही सोच लो ना यार, आपके पास मान लो एक मिश्री का ढेला है या मिट्टी का ढेला है, ठीक है, इतना सा है, लेकिन जब आप उसको फोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी जो कण जितना छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, नमी की मात्रा बढ़ने से रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं जहां पर नमी होती है वहां पर रासायनिक अपक्षय जो है बच्चों वो अधिक होता है, जबकि शुष्क प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रभावित करने वाला जो कारक है उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। इधर है आपका, ये भी थोड़ी समस्या है एक तरह से, भौतिक गुण। अगर मान लो कि जो चट्टान है कमजोर है, मुलायम है, तो जल्दी से टूट जाएगी, अपक्षय जल्दी हो जाएगा। और अगर चट्टान कठोर है तो अपक्षय क्या होगा, देरी से होगा, धीरे धीरे होगा, देरी से होगा और धीरे धीरे होगा। उसी प्रकार से अगर मान लो कि उनके आकार, रासायनिक क्रिस्टल क्या करते हैं, अगर क्रिस्टलीय कण क्या है, बड़े हैं, तो उनका अपक्षय धीरे होगा। ठीक है, और क्रिस्टलीय कण छोटे तो अपक्षय भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपके चट्टानों के अपक्षय के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में, मृदा निर्माण के बारे में, कि मृदा निर्माण के जो कौन कौन से कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले, और इनमें कुछ परिभाषाएं जो है वहां से कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट क्लास जो है उसको मिस ना करें। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की और भी सबसे खास बात यह है कि ये इजी से भी ज्यादा इजी है ना, बस फर्क ये है कि आप इसमें लोड बहुत ज्यादा लेते हो। टेंशन नहीं पालनी है यार, बिल्कुल भी नहीं पालनी। ठीक है, घबराओगे तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, घबराओ मत, बहुत इजी है, सब कुछ इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है ना। बस फर्क है तो इतना है कि अपन मेहनत नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते। ठीक है, भगवान ने आपको दुनिया में भेजा है तो सब कुछ करेगा वो। मुसीबत किसकी लाइफ में नहीं आती यार, सबकी लाइफ में आती है। एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसे में घबराएं नहीं, बस खुद को उसके हवाले कर दे, क्योंकि उन्होंने अपने को यहाँ भेजा है। वो सृष्टि का रचयिता है, वो हमारे सबका पिता है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन हार मत मानो यार, इतना कुछ काम करने के बाद फिर अगर मान लो सब कुछ आपने कर लिया और एंड टाइम पर अगर मान लो रिजल्ट अगर आपके पक्ष में नहीं आता है, तो घबराना क्यों, गलत स्टेप क्यों उठाना, जिंदगी से क्वाइट क्यों करना। अगर यही सब कुछ करना है तो फिर यार शुरू क्यों किया था, ये सब करने के लिए तो शुरू नहीं किया था ना। तो घबराना नहीं है यार, चुनौतियां सबकी जिंदगी में आती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में चुनौती नहीं है। चुनौती आती है तो अपने को मजबूत बनाने के लिए आती है यार। ठीक है, तो फालतू का ज्ञान हमें बांटूंगा नहीं, ऐसे बहुत सारे बाबा जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको जो ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अपना काम पढ़ाने का है तो अपन वो करेंगे। ठीक है जी, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।